माँ तुम्हें यहाँ तकलीफ़ रहती है, हालांकि यह तुम्हारा ही घर है, लेकिन मैं भी सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू सुनीता भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। देखो तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पास ही एक अस्पताल है, वहाँ आपके रहने का इंतजाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाओगी तो फिर यहाँ आ जाना, ठीक है। विमला देवी ने बेटे राजेश की बातों को सुनकर चुपचाप जमीन की तरफ देखते हुए धीरे से हामी भर के सर हिलाया। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गई और दोपहर में घर आके नौकर से बोली कि चाय नाश्ते का सही से प्रबंध करे, उसकी सहेलियां आ रही हैं, आज किट्टी पार्टी यहीं पर है। इधर किट्टी पार्टी में सब मशगूल थे। उधर मालती देवी का दमा का इन्हेलर खत्म हो गया। उसने राजेश को बताया भी नहीं था क्योंकि अभी एक हफ्ता ही तो हुआ था उसे अपने बेटे के यहाँ रहने आए हुए, और लगभग एक महीना ही हुआ था जब उसके पति चल बसे थे। तब तो वह गांव में ही रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उसे अपने साथ शहर ले आया, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। जब उसकी सांस फूलने लगी तो वह ना चाहते हुए भी बहू को आवाज़ देने लगी। बहू की सहेलियों ने बताया, देखो तुम्हारी सास बुला रही है, जाओ सुनाओ। सुनीता चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से से बोली, देखो आपको शहर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं बुलाया जाता। मालती देवी खांसे जा रही थी, उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन सुनीता बोलती रही कि अब मुझे ना बुलाना, जो चाहिए नौकर से मांग लेना। ये कहकर वह मुड़ी और दरवाज़ा पटक कर वापस सहेलियों के साथ गपशप में मगन हो गई। मालती देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला। पर्स में एक पुराना आधा उपयोग किया हुआ इन्हेलर था। उसने जल्दी से इन्हेल किया। अब उसकी तबीयत संभलने लगी, पर उसकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बेटे और बहू की निर्दयता पर नहीं, बल्कि अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उसके पति ने पिछले साल ही उसे उपहार दिया था, और जब उसने कहा था कि पर्स तो बहुत है उसके पास, तो उसके पति ने कहा था, देखो तुम्हें दमे का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। एक डिबिया मैंने इसमें रखी है इन्हेलर की, ताकि कभी भूल जाओ तो यहाँ से ले लेना। फिर मालती देवी कुछ और सोचने लगी। उसे कुछ और याद आया। उसने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी और अब उसमें एक अजीब सी हिम्मत जगने लगी। मालती देवी ने दराज से कलम निकाला। एक पेपर जो अलमारी में रखा था उस पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और फिर घर से भी बाहर आ गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। राजेश सुनीता दोनों लड़ रहे थे और कारण सिर्फ यह नहीं था कि मालती देवी घर पर नहीं थी। सुनीता बोली, अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई। मुझे तो एक हफ्ते से ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल में रह रही थी। राजेश बोला, अरे यार उनके साइन लेने थे मुझे घर के प्रॉपर्टी पेपर पर, बस इसीलिए कह रहा था मैं कि कुछ दिन झेल लो। मैंने तो उन्हें वृद्धा आश्रम में रखने की बात उन्हें अस्पताल का बहाना देकर ही कर ली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी राजेश के फ़ोन पर एक कॉल आती है। राजेश बोला, हाँ बताइए। सामने वाला व्यक्ति बोलता है, सर हम वृद्धा आश्रम से बोल रहे हैं। राजेश बोला, पर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने आने ही वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें यहाँ पहुँचाना चाहते थे वह यहाँ आ गई हैं और उन्होंने ये कहा है कि आप जिस कागज़ को लेने यहाँ आएंगे वह वहीं उनके कमरे की दराज में है, उस पर साइन कर दिए हैं। ये कहकर व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर वृद्धा आश्रम के प्रबंधक ने मालती देवी की तरफ बहुत सम्मान से देखा। मालती देवी चुपचाप अपने नए कमरे की ओर बढ़ी और वहां जाकर पलंग पर बैठ गई। उन्होंने फिर से वह पर्स निकाला और उसमें वह पर्ची जिसे उनके पति ने ये कह के उन्हें पढ़ने नहीं दिया था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब मालती देवी ने
लड़ते हुए कहा था, तब तो मैं इस कागज़ को फाड़ देती हूँ। लेकिन उसके पति ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। आज वही कागज़ उसने पढ़ा जब उसकी खुद की जान पर बन आई थी और उसे ये लग रहा था कि आगे की ज़िंदगी उसकी कैसे कटेगी। उस कागज़ पर एक पता और नंबर लिखा था जो उसके पति के दोस्त का था, जो उसी शहर में रहता था, और नीचे लिखा था, मालती, खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम्हें किसी का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इस नंबर पर बात कर लेना। मैंने इनके पास बैंक में तुम्हारे लिए पर्याप्त पैसे जमा कर दिए हैं। तुम जहां भी होगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, उसी तरह जितनी हिम्मत से तुम हमेशा मुझे बांधती रही हो। मालती देवी को याद आने लगा कि सबसे अधिक यदि उसने अपने पति को मजाक मजाक में ही कभी बोला था तो यही कि आप क्या मुझे कुछ उपहार देंगे, कभी घूमने घुमाने ही नहीं चलते, हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। और ये बताइए कि शादी के शुरू में तो साड़ी वगैरह लाते थे, अब तो वह भी मैं खुद ही बाजार से ले आती हूँ। लेकिन आज अपने पति का ये उपहार न सिर्फ उसमें स्वाभिमान भर गया था, बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा था कि संसार का हर पति अपनी पति को कम से कम ऐसा उपहार अवश्य दे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।